अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंसेस पढ़ा था। अभी इस लेक्चर में हम ट्रेनिंग फॉर फीमेल एथलीट्स पढ़ेंगे, चिल्ड्रन और स्पेशल पॉपुलेशन। ठीक है, इन तीनों पॉपुलेशन के लिए हम देखेंगे कि हम लोगों ने कौन ट्रेनिंग किस तरीके से करवानी है। ठीक है, अब क्या है कि फीमेल वुमेन को जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स को हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसकी ट्रेनिंग को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है वो क्या है कि फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जो पीरियोडिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं वो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। इस वजह से ट्रेनिंग जो होती है वो उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। लेकिन क्या कहते हैं कि मैन और फीमेल में, दोनों में, मेल्स और फीमेल्स में क्या होता है कि रिस्पॉन्सेज टू ट्रेनिंग सिमिलर होते हैं। ओनली डिफरेंस क्या होता है कि थर्मोरेगुलेशन का डिफरेंस होता है, वो भी किस फेज़ में कि ल्यूटियल फेज़ ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में, उनमें सिर्फ उसमें चेंजेस आती हैं थर्मोरेगुलेशन में। ठीक है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। इसके अलावा जब भी आप फीमेल एथलीट्स में ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें आपके पास क्या क्या कंसर्न्स होते हैं। एक्सरसाइज एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल आप देखते हो। ठीक है, एक्सरसाइज और मेंस्ट्रुअल साइकिल का लिंक देखते हो। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स को आप देखते हो। इसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी और एक्सरसाइज इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें आप जब भी वुमेन के अंदर ट्रेनिंग के फैक्टर्स को डिस्कस करते हो तो उसमें नोटिस करते हो। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया होता है। ठीक है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया क्या होता है, या जिसको एथलेटिक एमेनोरिया भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है। मतलब या तो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं कि 4 मेंसेस पर मंथ आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये एक्सरसाइज इंड्यूस होता है कि अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेज कर रहे हो तो उसके रिजल्ट में फिर ये इंसिडेंट हो सकता है, आपको एमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा कॉमन किस में है, डिस्टेंट रनर्स में और बैलेट डांसर्स में। ठीक है, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप सिंपल रनिंग कर रहे हो या सिंपल स्विमिंग या साइकिलिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपको एमेनोरिया के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। एक तो क्या है कि अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग है, आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको एमेनोरिया हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, जब भी आप हाई ट्रेनिंग करते हो तो उसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है आपकी बॉडी को। ठीक है, जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा तो जो नॉर्मल कैटेकोलामाइंस और एंड्रोजन ओपाइड्स होते हैं आपके ब्लड के अंदर, उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जो कि असल में क्या कर रहे होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका लेवल, आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से एमेनोरिया के केसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन भी इस पर मैटर करती है कि आपकी बॉडी के अंदर फैट कंटेंट अगर ज़्यादा है तो एमेनोरिया के चांसेस ज़्यादा होंगे, अगर कम है तो कम होंगे। ठीक है, इसी तरह से ट्रेनिंग एंड मेंस्ट्रुएशन में अगर हम इसका लिंक देखते हैं तो कहते हैं कि नो रीज़न टू लिमिट ट्रेनिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ऐसा कोई थियरी नहीं है कि आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ट्रेनिंग वगैरह नहीं करनी है। लेकिन क्या होता है कि कुछ में डिस्मेनोरिया होता है। डिस्मेनोरिया अक्सर में किसको कहते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में कहते हैं। तो उसमें आप फिर ट्रेनिंग को या तो उसकी इंटेंसिटी कम कर लेते हो या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर लेते हो, या फिर उसको अवॉइड करते हो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को। ठीक है, डिस्मेनोरिया असल में होता किस वजह से है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिस्मेनोरिया के लिए। ठीक है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि एथलीटिक फीमेल्स में ही हो। ठीक है, ये एथलीटिक और नॉन एथलीटिक्स दोनों में हो सकते हैं। तो ये करता क्या है, ऐसा में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन क्या होता है कि आपके स्मूथ मसल्स को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉज करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हों। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे ब्लड फ्लो पहले से रिड्यूस्ड है। ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, तो उसमें यूट्रस के जो मसल्स हैं उसको ब्लड फ्लो कम मिल रहा है। तो जब वो ज़्यादा कंट्रैक्शन कर रहा है, उधर ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो रही है और ब्लड वहाँ पे प्रॉपर मौजूद नहीं है, उसकी वजह से इस्कीमिया होता है और इस्कीमिया की वजह से फिर पेन होता है। ठीक है, ये सारा इसका मैकेनिज़्म है डिस्मेनोरिया का। तो कहते हैं कि अगर डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगा तो आप ट्रेनिंग के पीरियड को लिमिट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग डिस्टेंस एंड द इंसिडेंस ऑफ एमेनोरिया, ठीक है। अब डिस्टेंस और एमेनोरिया के बीच में इन्होंने एक रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया है। अब डिस्टेंस में क्या है कि जब आप वीकली डिस्टेंस कर रहे थे तो उसमें डिस्टेंस जब आप लोगों ने वीकली बढ़ाना स्टार्ट किया तो उसके साथ साथ जो एमेनोरिया के चांसेस थे वो भी ज़्यादा होते चले गए, ठीक है। मतलब क्या है कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे मैंने कहा था कि ट्रेनिंग के टाइम फ्रेम के साथ भी ये इफेक्ट होता है। अच्छा, अब कहते हैं जो दूसरा फैक्टर हम इसमें देखते हैं फीमेल एथलीट्स एंड द ईटिंग डिसऑर्डर्स को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे और ये मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट करते हैं। इसमें क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है और बुलिमिया नर्वोसा है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि फूड रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स जो होती हैं वो अपनी फिज़िक कॉन्शियस होती हैं, वो मतलब प्रॉपर बॉडी शेप चाहती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फूड रिस्ट्रिक्शंस करती हैं कि वो ज़्यादा वेट गेन ना कर सकें, ठीक है। तो उसकी वो क्या करते हैं, बिल्कुल भी कोई भी खुराक नहीं ले रहे होते, फूड इनटेक उनका बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लीन होती है। और विच इन टर्न किस चीज़ को अफेक्ट करता है कि उनकी बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जब बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, इसके अलावा क्या होता है कि जो आपके एस्ट्रोजन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर आपके साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से बुलिमिया नर्वोसा है, जिसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो और उसके बाद फिर आप वॉमिटिंग करते हो उस सारी चीज़ को, तो वो चीज़ भी जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हार्मोनल लेवल्स को और बोन मिनरल डेंसिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब कहते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा के का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है कि ये टीथ और एसोफेगस को डैमेज करती है। कैसे डैमेज करती है कि जब आप फोर्सफुल वॉमिटिंग करते हो, जितना भी आपने फूड इनटेक किया होता है उसकी वॉमिटिंग करते हो, तो उसके साथ स्टमक एसिड्स होते हैं। जब स्टमक एसिड्स आपके माउथ में आते हैं तो वो आपके टीथ और एसोफेगस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वार्निंग साइंस एनोरेक्सिया नर्वोसा के क्या क्या हैं। वार्निंग साइंस के इसमें रैपिड वेट लॉस हो जाता है क्योंकि आप बिल्कुल फूड रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हो, कोई फूड ले ही नहीं रहे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मूड स्विंग्स होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है आपको उसकी वजह से। अवॉइडिंग फूड रिलेटेड एक्टिविटीज़, एक्सेसिव आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो तो एक्सेसिव एक्सरसाइज करने स्टार्ट कर देते हो। बैगी क्लॉथिंग्स पहनते हो ताकि आपको अपना जो बॉडी फिगर है वो नज़र ना आए, क्योंकि अगर आपको बॉडी फिगर नज़र आता है तो आप और ज़्यादा कॉन्शियस होते हो कि आपने इसको मेंटेन करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्री ऑक्यूपेशन विथ फूड, कैलोरीज एंड द वेट। फिर वार्निंग साइंस फॉर द बुलिमिया में क्या है कि इसमें नोटिसेबल वेट लॉस होता है, ठीक है। जब आप फोर्सफुल वॉमिटिंग वगैरह करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका उसकी वजह से भी वेट लॉस होता है। इसके अलावा डिप्रेसिव मूड्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट डाइटिंग फॉलोड बाय द ईटिंग बिंजेस, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिव कंसर्न अबाउट वेट है। बाथरूम विजिट्स आफ्टर मील्स, ठीक है, क्योंकि आपने बार बार वॉमिटिंग के लिए जाना है तो उसमें आप बाथरूम विजिट्स आते होंगे। इंक्रीजिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द वंस बॉडी, जो अपनी बॉडी को लाइक नहीं कर रहा, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसको कम करने के लिए कुछ भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आप बोन मिनरल डिसऑर्डर्स और फीमेल एथलीट्स को जब कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या आता है, ऑस्टियोपोरोसिस आता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में असल में क्या होता है कि लॉस ऑफ बोन मिनरल कंटेंट होता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। इसकी मेजर कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हार्मोन्स डेफिशिएंसी होती है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से एमेनोरिया होता है, उसकी वजह से बोन मिनरल कंटेंट जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि जब आप ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप कर लेते हो या डेवलप हो जाते हैं आपको, तो उसमें आप फूड इंटेक कम कर रहे होते हो, तो उसमें उसके साथ साथ क्या होता है कि आपका कैल्शियम इंटेक कम होता है। जब कैल्शियम इंटेक कम होता है तो आपकी बोन्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाती हैं। अच्छा, अब फीमेल एथलीट ट्रायड पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इंटर रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स है, एमेनोरिया भी, ईटिंग डिसऑर्डर भी और बोन मिनरल लॉस भी, ठीक है। अब कहते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर कैन लीड टू डिमिनिश्ड इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, ठीक है। एमेनोरिया एंड लो ब्लड लेवल्स ऑफ द एस्ट्रोजन, ठीक है। अब क्या है कि वो ईटिंग डिसऑर्डर उसने डेवलप किया हुआ है, उसकी वजह से वो कैल्शियम भी प्रॉपर नहीं ले रहा, विटामिन डी भी प्रॉपर नहीं ले रहा, और साथ में क्या है कि उसका जो ब्लड में जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो विच इन टर्न क्या करता है, आपके बोन मिनरल डेंसिटी को कम कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, ईटिंग डिसऑर्डर्स थे जिसकी वजह से एमेनोरिया हुआ और अब साथ में बोन मिनरल लॉस हुआ है।
अच्छा, फिर एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अक्सर हमारी एक मिसकंसेप्शन है कि प्रेगनेंसी में कोई भी एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करते। हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं, वो कुछ लोगों को कहा जाता है प्रॉपर बेड रेस्ट का, लेकिन प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेज प्रिस्क्राइब की जाती हैं होती, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइजेज भी ऐसे कि हाई इंटेंसिटी या लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी चाहिए उसमें, और शॉर्ट ड्यूरेशन लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, जिसमें ज़्यादातर एक्वेटिक एक्सरसाइजेज आती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप हाई इंटेंसिटी और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइजेज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो यूटेराइन ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सारा ब्लड फ्लो आपका मसल्स में चला जाएगा। यूटेराइन ब्लड फ्लो कम होगा तो वो अफेक्ट कर सकता है फीटस को, ठीक है। फिर कहते हैं कि फ़ीमेल एथलीट्स में जो इंजरीज़ वगैरह होती हैं, उसमें जो कॉमन इंजरी उनको क्या होती है कि नी इंजरी की होती है, जिसमें ACL इंजरी होती है, ठीक है। अगर मेन के साथ कंपेयर करेंगे तो फीमेल में सबसे ज़्यादा इंजरीज नी की होती हैं और ACL रप्चर्स होते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि एक रीज़न क्या है, फ्लक्चुएशन इन हार्मोन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब फ्लक्चुएशन हुई है हार्मोन्स की, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने बोन्स को इफेक्ट किया, आपकी जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स थी, लिगामेंट्स, मसल्स, टेंडन्स वगैरह, उसको इफेक्ट किया, तो उसकी वजह से उसकी जो ACL स्ट्रक्चर थी वो ACL जो था वो बहुत ज़्यादा वीक हुआ हुआ था, तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। इसके अलावा क्या है कि नी एनाटमी है और मे बी ड्यू टू ग्रेटर जॉइंट लैक्सिटी। अब क्या होता है कि फीमेल्स में जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लैक्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है। या कुछ फीमेल्स में बाय बर्थ भी ऐसा होता है कि जॉइंट लैक्स बहुत ज़्यादा लैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ACL रप्चर्स हो सकते हैं। डायनामिक न्यूरोमस्कुलर इम्बैलेंसेज में क्या है कि इम्बैलेंस्ड स्ट्रेंथ है, प्रोप्रिसेप्शन और ब्लेंडिंग बायोमैकेनिक्स हैं, ठीक है। कि आपका अगर न्यूरोमस्कुलर इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से भी ACL रप्चर्स हो सकते हैं। अच्छा, फिर ये तो हम लोगों ने फीमेल एथलीट के बारे में पढ़ लिया। अब हम स्पोर्ट कंडीशनिंग फॉर द चिल्ड्रन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब कहते हैं कि चिल्ड्रन के अंदर जब आप ट्रेनिंग कराते हो और जब अडल्ट्स में कराते हो तो इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तकरीबन ये सिमिलर ही होते हैं। जिस तरह एडल्ट्स में ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट आता है कि VO2 मैक्स इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो चिल्ड्रन में भी सेम उसी तरह से VO2 मैक्स इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि कोई ऐसा रिस्क नहीं होता कि कार्डियोवास्कुलर डैमेज उनका ज़्यादा हो जाएगा ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन कहते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। ट्रेनिंग में ऑप्टिमाइज ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं बोन्स के अंदर, एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट्स, वो भी प्रॉपर आपकी बोन्स फ्यूज़ नहीं हुई होती, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो वो उसको इफ़ेक्ट करें, ठीक है, तो उसकी वजह से चिल्ड्रन के अंदर प्रॉपर ग्रोथ ना हो, ठीक है। अब देखें कंसर्न ऑफ डैमेज टू द कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज को डैमेज हो सकता है। कार्टिलेज कौन से होते हैं, जॉइंट्स के अंदर होते हैं हाइलाइन कार्टिलेजेस, ठीक है। उसके अलावा ये ग्रोथ प्लेट्स के अंदर होते हैं कार्टिलेजेस, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड अदर एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट, टू मच ट्रेनिंग कैन रिटार्ड ग्रोथ, ठीक है। वो कार्टिलेज को जब इफेक्ट करेगा तो वो ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इंजरीज कैन बी अवॉइडेड बाय अटेंशन टू प्रॉपर टेक्निक। अब कहते हैं कि अगर आपने चिल्ड्रन को एक्सरसाइज करानी है और उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन कराना है तो आपने उसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स को पहले प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनानी है उसके लिए, और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज करानी है ताकि उसका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम इफेक्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ प्लेट की लोकेशन बताई हुई है इस डायग्राम में, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता है कि ग्रोथ प्लेट कहाँ पर होती है। अच्छा, फिर कम्पिटेटिव ट्रेनिंग फॉर डायबिटिक्स है। अब स्पेशल पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले डायबिटिक्स की बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटिक्स हु आर फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस शुड नॉट बी लिमिटेड इन टाइप और क्वांटिटी ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। अब कहते हैं कि सेफ पार्टिसिपेशन जब भी आप कराना चाहते हो तो उसमें आपका गोल क्या होता है कि आपने हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड कराना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज, डाइट एंड इंसुलिन फॉर ऑप्टिमल ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, ठीक है। जब भी आप डायबिटिक्स को एक्सरसाइज दे रहे होते हो तो उसमें आपका मेन कंसर्न क्या होता है कि आपने उसमें ग्लूकोज लेवल को मेनटेन करना है, ठीक है। हैव कार्बोहाइड्रेट स्नैक अवेलेबल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसके अलावा आप इंसुलिन इंजेक्शन साइट को देखते हो, ठीक है। कहते हैं कि जब भी आप लोगों ने इंसुलिन इंजेक्ट करना है किसी भी डायबिटिक पेशेंट में तो आप लोगों ने इसमें यह ख्याल रखना होता है कि उसके वर्किंग मसल के अंदर आप उसको इंजेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि जब आप वर्किंग मसल के अंदर इंजेक्ट करोगे तो वो वर्किंग मसल जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, तो
उसका अपटेक जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया कॉज हो सकता है। तो आपने ऐसा करना है कि जब भी उसको एक्सरसाइज के दौरान या उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपने जब उसको इंसुलिन इंजेक्शन इंजेक्ट करने हैं तो आपने उन मसल्स में इंजेक्ट करने होंगे जो कि रेस्टिंग होंगे, ठीक है, जिन पे एक्टिविटी कम हो रही होगी, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस को प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद ट्रेनिंग फॉर एस्थमेटिक्स है। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए आप ट्रेनिंग कैसे कराते हो कि उसमें आपका जो गोल होता है उसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म को आपने कंट्रोल करना होता है, ठीक है। जब आप एस्थमेटिक्स को हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कराते हो तो वो हाईली एट रिस्क होते हैं कि उनको ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, ठीक है। तो आपका गोल क्या होता है कि आपने उस ब्रोंकोस्पाज्म को प्रिवेंट करना है, ठीक। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि ब्रोंकोडायलेटर्स देते हो, इनहेलर्स वगैरह उसके हाथ में होते हैं जब भी वो एक्सरसाइज कर रहा होता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो फ़ौरन से उन ब्रोंकोडायलेटर्स को इनहेल कर लेते हैं। अब कहते हैं कि एस्थमेटिक्स के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज सेफ़ होती हैं? स्कूबा डाइविंग्स, ठीक है। स्कूबा डाइविंग्स का आपको पता है कि जो वाटर के अंदर जाके एक्टिविटीज़ करते हैं। may be safe for those who have normal airways at rest and do not exhibit exercise induced bronchospasm, ठीक है। जो जिनको ऐसा कोई रिस्क नहीं होता कि वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाजम्स डेवलप कर सकते हैं तो उनको फिर आप स्कूबा डाइविंग एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए। इसी तरह से एपिलेप्सी और फिजिकल ट्रेनिंग का जब आप रिलेशनशिप देखते हो तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मसल ट्रेमर एंड सेंसरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं एपिलेप्सी में, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है कि सीजर्स वगैरह जब भी होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मिक्स ऑप्शंस ऑन वेदर एक्सरसाइज इंड्यूस सीजर्स। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट रिसर्चेज हुई थी, मिक्स्ड ओपिनियंस हैं कि एक्सरसाइज इंड्यूस सीजर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उनका जो भी ये होते हैं, ये इनके ट्रेमर्स वगैरह होते हैं ये एक्सरसाइज की वजह से होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि इन ट्रेमर्स की वजह से उनकी एक्सरसाइज इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज की वजह से ही उनको ट्रेमर्स हो रहे हों। कंसर्न अबाउट इंजरी में क्या है, ब्लो टू हेड कॉजिंग ए सीजर, ठीक है, इंजरी ड्यूरिंग ए सीजर। पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज शुड बी डिटर्मिन ऑन केस बाय केस बेसिस, ठीक है। आप कहते हैं कि जब भी आप लोगों ने किसी एपिलेप्टिक पेशेंट को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करानी है या उसकी ट्रेनिंग करानी है, फिजिकल ट्रेनिंग, तो उसमें हर एक केस के अकॉर्डिंगली आप एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करोगे कि, ठीक है, क्योंकि एपिलेप्टिक पेशेंट जो होते हैं हर एक का ट्रिगर डिफरेंट होता है, हर एपिलेप्टिक पेशेंट का ट्रिगर दूसरे पेशेंट से डिफरेंट होगा, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि सेम ट्रिगर्स के साथ पेशेंट्स आते हैं आपके पास। तो इसी तरह से जब भी आपने उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी होगी, आपने पहले उसकी टाइप ऑफ एपिलेप्सी को देखना है, उसके ट्रिगर्स को देखना है, और उसके बाद फिर आपने उसको कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब करना है। थैंक यू सो मच।